मिस्टर शर्मा के घर बेटी की बारात आई हुई थी। वे उसका स्वागत करने में व्यस्त थे। तभी उनके पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मिसेस शर्मा चिल्लाते हुए वहां आई और मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगी। उनका ये रवैया देखकर सभी हैरान थे। दुल्हा भी उनके पीछे पीछे सच्चाई जानने के लिए गया तो उस कमरे में पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और उसकी होने वाली दुल्हन मृतावस्था में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। पूरी ज्वेलरी सामान सब कुछ बिखरा हुआ था और वहां से शादी का लाल लहंगा गायब हो चुका था। कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ। कहते हुए वो जोरों से रोने लगी। इंस्पेक्टर ने जब वहां आकर देखा तो वो खुद भी बहुत हैरान थे। लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यदि वो घर पर नहीं होती तो पहचानना मुश्किल होता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में इस तरह का ये चौथा केस है। दुल्हन का इतना बेरहमी से खून कर दिया गया और सारी ज्वेलरी वहीं पर पड़ी हुई है, मगर लहंगा गायब है। कौन हो सकता है इन सब के पीछे? दूसरी तरफ मीरा आज बहुत खुश थी। 4 दिनों के बाद उसकी शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे, मगर सबके मन में कहीं ना कहीं शहर में होने वाली घटनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्यों ना हम लोग कहीं और जाकर शादी करें। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बुकिंग हो चुकी है। कहीं और जाकर नए सिरे से सब कुछ बुक करना होगा और दोबारा शादी की सारी तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा है। हम लोग शादी यहीं पर करेंगे और मीरा की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था कर लेंगे। कोई चोर हो तो उससे रक्षा की जा सकती है, मगर आत्मा से कैसे आप मेरी बेटी को बचाओगे? तुम भी दूसरे लोगों की तरह बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा वहां पर आ गई और अपनी शादी का लहंगा उन दोनों को दिखाने लगी। माँ, देखो ये लहंगा कितना सुंदर है। बुटीक वाले ने इस पर कितना सुंदर जरदोसी का वर्क किया है। सच में बहुत सुंदर है। शादी वाले दिन जब तू इसे पहनेगी तो एकदम राजकुमारी सी लगेगी। कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं संशय जरूर था। वे अपने पिता की ओर देखते हुए इशारे में उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कह रही थी। आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा, बेटा एक बार इस लहंगे को पहनकर देख लो। कोई फिटिंग की प्रॉब्लम होगी तो अभी 4 दिन का समय है, सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। एक बार ट्राई करके आ जाती हूँ। कहते हुए मीरा अपने कमरे में गई और अपना शादी का लहंगा पहनकर कांच में खुद को निहार ही रही थी कि उसे कांच में किसी और की परछाई नजर आने लगी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा कि वो उसके मन का भ्रम होगा। वह लहंगा पहनकर अपनी मम्मी पापा को दिखाने के लिए हॉल में चली गई। कमरे में खिड़की के पास लगी हुई विंड चाइम जमीन पर गिर गई और कमरे की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। देर रात जब मीरा खिड़की के पास बैठी अपनी होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ पर कुछ गर्म हवाएं आ रही है, जैसे कोई तेजी से उसके पीछे सांस ले रहा हो। बाहर सर्दी का मौसम है और खुली हुई खिड़की, ऐसे में पीठ पर गर्म हवा महसूस होते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, मुकुंद के बच्चे, चुपचाप मेरी बातें सुनता है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। कहते हुए वो अपने भाई को मारने के लिए पलटी तो पीछे कोई नहीं था। वो कमरे में उसे ढूंढने लगी, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो बेफिक्र होकर दोबारा मोबाइल पर बात करने लगी। दूसरे दिन मीरा की हल्दी की रस्म थी। उसकी सहेलियां और दूसरे रिश्तेदार उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे हल्दी लगा रहे थे। तभी उसके पूरे शरीर पर तेज खुजली होने लगी और हल्दी का कलर पूरा काला हो गया था। अरे ये कैसा अपशगुन हो गया है, हल्दी पूरी काली हो गई है। अब क्या होगा? ऐसे शुभ मौके पर ये सब क्यों हुआ है? अरे आंटी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। आजकल सब कुछ केमिकल वाला होता है। हो सकता है हल्दी में कोई केमिकल मिला हो, इस कारण हल्दी का रंग काला हो गया हो। मीरा, तू जल्दी से उठकर नहा ले ताकि तेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अपनी सहेली के कहने पर मीरा तुरंत नहाने के लिए चली गई, मगर वो इस बात से अनजान थी
कि बाथरूम में लगे हुए बड़े से मिरर में से एक साया उसे देख रहा है। वो नहा ही रही थी कि शावर में से पानी की जगह खून आना शुरू हो गया। पूरा बाथरूम लाल हो गया। वह आधी सी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ वहम नहीं हो सकता। अब उसके मन में भी भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शादी वाली रात उसकी भी मौत हो जाए। डर के कारण वो कमरे के एक कोने में बैठी थर थर कांप रही थी। तभी उसके पापा वहां आए। वह तुरंत उनके गले लगकर रोने लगी और उन्हें अपने मन की बात बता दी। अरे ये सब तुम्हारे मन का वहम होगा। हल्दी के ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, पता है ना। हो सकता है तुमने हल्दी छुड़ाने के लिए साबुन लगाया होगा, वही लाल पानी पूरे बाथरूम में फैल गया और तुम बेकार ही डर गई। अरे कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी शादी में यूं डरी डरी से घूमे। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। कहते हुए उन्होंने उसे गुदगुदी कर दी। वो भी खिलखिलाती हुई हंसकर अपने पापा के गले लग गई। आधी रात को जब वो सो रही थी तो उसे बिस्तर में काफी ठंड होने का एहसास होने लगा। ऐसा लगा वो बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई है। वह ठंड से कांप उठी। उसके पास ही उसकी माँ सो रही थी। वो भी उसके इस तरह उठने से तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान दिख रही है? माँ 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 वो मीरा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी माँ को लगा शायद कल शादी है, इसीलिए घबरा रही होगी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने गले लगा लिया, मगर मीरा पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मगर वे अपनी बेटी को हर हाल में कल सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने भाई को फोन कर गांव से अपने गुरुजी को लाने के लिए कह दिया था। पूरे घर में मेहमानों की धूम मची हुई थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर मीरा की माँ के मन में बहुत डर था। मीरा भी डरते हुए तैयार होने लगी। तभी उसके कमरे में लाइट बंद चालू होने लगी और कांच में से एक साया उभर कर बाहर आया और उसे देखकर मीरा की चीख निकल गई। ये शादी मत करो, मना कर दो, बारात वापस भेज दो। कौन हो तुम और ये क्यों कर रही हो? शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जीवन में कुछ भी नहीं बचता। मेरी मानो शादी मत करो। किसने कहा शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है? मैं क्यों तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूं? मैं तो शादी जरूर करूंगी। यदि तुम्हें शादी करनी ही है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। शादी करने के बाद मरने से अच्छा है कि तुम अभी मर जाओ। कहते हुए वो अपने बड़े नाखूनों से मीरा के ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गुरुजी वहां आ गए। रुक जा, मुझे पता था कि तू यहाँ जरूर आएगी। तू मीरा को नहीं मार सकती है। मैं मीरा को मार नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ। शादी के बाद ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं। मुझे भी उन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और लड़की इस तरह तड़प कर मरे। बेटा, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। यदि शादी में तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और की शादी नहीं होने दोगी। शादी होना दो लोगों का मिलन इस प्रकृति को चलाने के लिए अनिवार्य है। तुम उस नियम को नहीं बदल सकती हो। बदलेगा, हर नियम बदलेगा। मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे अब इस लाल लहंगे से डर लगने लगा है। तुम्हें अब इससे डरने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे गुनहगारों को सजा हम दिलाएंगे और तुम्हारी मुक्ति भी होगी। कहते हुए गुरुजी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल उसके ऊपर छिड़का तो वो खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। उसने अपनी पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। तभी गुरुजी ने उसके घर वालों को सजा दिलवाने का विश्वास दिलाया और फिर उसे मुक्ति दे दी। मीरा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। लाल लहंगे में सजी हुई मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी शादी के बाद गुरुजी की मदद से उस लड़की के ससुराल वालों को सजा दिलाई और अपना वादा पूरा किया। ये कहानी है अक्षय की, जो अभी थोड़े समय पहले ही इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ था और वो अपनी पोस्टिंग के बाद पहली बार घर जा रहा था।
उसके साथ आर्मी के और भी जवान थे और वो छुट्टियों के लिए सब अपने घर जा रहे थे। अक्षय आज बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अक्षय ट्रेन में अपने सभी सामान के साथ चढ़ गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी उसके बराबर वाली सीट पर सेना का एक जवान एक व्यक्ति का सामान रखकर गया और जैसे कि सीट पर कोई बैठा हो उनको सैल्यूट करके चला गया। अक्षय के लिए यह बहुत ही अटपटा सा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वो सोच में था कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन उसकी खुशी और मौसम ने उसका ध्यान इस बात से हटा दिया। थोड़ी दूर जब ट्रेन चल चुकी थी तो उसने महसूस किया कि उसके बराबर वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने जैसे ही देखा तो वहां पर सेना की वर्दी पहने, सिर पर पगड़ी बांधे एक व्यक्ति बैठा है। अक्षय के मन की बेचैनी बढ़ जाती है और वो पूछता है कि क्या ये सीट आपकी है? तो वो व्यक्ति सिर हाँ में हिला देता है। अक्षय उनकी वर्दी और उनके मेडल्स देखकर समझ जाता है कि ये आर्मी में कैप्टन है, इसीलिए इनका सामान रखने आर्मी के जवान आए होंगे। वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है कि ये सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद लग जाती है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो आदमी फिर से वहां पर नहीं है, लेकिन सामान अब भी है। उसके मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था कि इतने में ही स्टेशन आ जाता है। इतने में फिर से सेना के जवान आते हैं और खाली सीट को सैल्यूट करके सामान उठाने लग जाते हैं। अब अक्षय से रुका नहीं जाता और वो पूछता है कि यहां जो बैठे थे वो कहां गए? सभी जवान जो कि सामान लेने आए थे वो उनको चौकन्नी नजरों से देखते हैं और फिर से सामान उठाने लग जाते हैं। अक्षय भी अपना सामान जल्दी से उठाकर उनके पीछे पीछे ट्रेन से उतर जाता है और कहता है, आपने बताया नहीं, प्लीज बताइए ना वो कहां गए? तभी एक जवान पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम सेना में हो और तुम्हें इनके बारे में नहीं पता? अक्षय को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ना में सर हिला देता है। उसकी उत्सुकता को देखते हुए उनमें से एक जवान रुक जाता है और कहता है कि ये बाबा हरभजन सिंह जी का सामान है। अक्षय ने पूछा कि वो कहां गए, तो उन्होंने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं। अक्षय ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? वो तो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैंने देखा है। तभी वो जवान मुस्कुराया और बोला, हाँ तुमने देखा होगा। अक्षय को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। अक्षय बोला, अभी तो आपने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं और अभी आप कह रहे हैं कि हाँ देखा होगा। भला जो व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं है उसे मैं कैसे देख सकता हूं? और तो और आप उनका सामान क्यों और कहां ले जा रहे हैं? तभी वो जवान बोला कि ये बात तुम्हारी समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता होगी। और जो तुम कह रहे हो कि तुमने उनको देखा है, बातें करी हैं, ये बहुत ही आम बात है, अक्सर ऐसा होता रहता है। अक्षय तुरंत बोला, आप मुझे उनके बारे में सब कुछ बताइए ना, आखिर ये सब क्यों होता है और मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना है। तभी वो जवान बोला, तो सुनो, ये बात है कैप्टन हरभजन सिंह की, जिन्हें सभी सम्मान में बाबा हरभजन सिंह कहते हैं। 12 फरवरी 1966 हरभजन सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। उनकी देश के प्रति सच्ची निष्ठा थी और वो देश पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार जब बाबा हरभजन सिंह सिक्किम के गंगटॉप पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वहां का मौसम ऐसा है जिसके चलते बर्फबारी होना
बड़ी आम सी बात है। 1968 की बात है जब एक दिन बाबा हरभजन सिंह जी कुछ मुसाफिरों को बर्फीला रास्ता पार कराने में उनकी मदद कर रहे थे। एक तो रास्ता काफी मुश्किल था और साथ ही बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। इसी बीच अचानक से बाबा हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और वो कई हजार फीट नीचे नदी में जा गिरे। बर्फबारी बहुत तेज थी और नदी का बहाव भी काफी तेज था, जिस कारण कोई भी उनकी मदद करने के लिए नीचे नहीं जा सका। लेकिन इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह जी की तलाश कई दिन तक जारी रखी। लेकिन जब इंडियन आर्मी के सर्च ऑपरेशन में वो नहीं मिले तो सेना ने ये सोचा कि यहां की मुश्किलों से डरकर वो सेना छोड़कर भाग गए हैं। इतना ही नहीं, सेना ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया। लेकिन उसी रात वो अपने एक दोस्त के सामने आए और उसे बताया कि वो कहां पर हैं। उनके दोस्त ने वहां पर अपने साथियों के साथ बाबा हरभजन सिंह को ढूंढना शुरू कर दिया। जो जगह बाबा हरभजन सिंह ने अपने दोस्त के सपने में आकर बताई थी, उनकी बॉडी वहीं पर मिली, जिसके बाद सम्मान पूर्वक बाबा हरभजन सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। थोड़े दिन बाद बाबा हरभजन सिंह जी अपने दोस्त के सपने में एक बार फिर से आए और उन्होंने चाइना की आर्मी के एक बहुत बड़े प्लान के बारे में अपने दोस्त को बताया, जिससे निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने अपना प्लान तैयार किया और चाइना के बनाए प्लान को बेकार कर दिया। इंडिया चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले ऑफिसर्स ने भी कभी न कभी ये महसूस किया है कि कोई और भी उनके साथ ड्यूटी कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर ड्यूटी के टाइम कोई जवान सो जाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी उसे चांटा मारकर जगा भी देते हैं। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि कई जवानों के साथ हुआ है। बाबा हरभजन सिंह के मरने के बाद भी उनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा था वो नहीं मरा, जिसके कारण वो आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कई जवानों की जान बचाई है और साथ ही इंडियन आर्मी ने भी बाबा हरभजन सिंह जी की प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया है और उनके सम्मान में उनको बाबा हरभजन सिंह का नाम मिला। साथ ही उनके सम्मान में गैंगटॉक से 56 किलोमीटर दूर नथुल्ला दर्रा पर उनका एक मंदिर भी बनाया गया है और वहां पर सेना का हर जवान जाकर माथा भी टेकता है। आज भी जब भी इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच कोई बातचीत होती है तो उसमें बाबा हरभजन सिंह जी की भी एक कुर्सी छोड़ दी जाती है। इतना ही नहीं, बाबा हरभजन सिंह जी को सेना के नियमों के अनुसार उन्हें सैलरी और 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उसी छुट्टी के लिए आज हम उनका सामान लेकर उनके घर जा रहे थे। समझे आप? ये सब सुनकर अक्षय के रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही देश पर मर मिटने का जज्बा और भी मजबूत हो गया। तो ये थी बाबा हरभजन सिंह की कहानी, जिन्हें उनके देश प्रेम ने अमर कर दिया और वो आज भी इंडियन आर्मी की मदद करते हैं। आज भी जब भी कभी चाइना इंडियन आर्मी पर अटैक करने का प्लान बनाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी को आकर बता देते हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया चाइना वॉर में भी बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी के साथ पूरे जोश और जज्बे से लड़ते हैं। ये कहानी है देश प्रेम और सच्ची निष्ठा की, जो हमें सिखाती है कि देशभक्ति और देश प्रेम क्या होता है। कैसे भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश सेवा में लगे रहते हैं। आज भारत के साथ साथ हम और आप ऐसे ही देश प्रेमियों के कारण सुरक्षित हैं। उनके जज्बे और समर्पण को दिल से सलाम करते हैं। ये एक सच्ची घटना है और साथ ही बाबा हरभजन सिंह जी के ऐसे अनेक किस्से हैं जिन्हें कि लोगों ने महसूस किया है। आज भी बाबा हरभजन सिंह जी को छुट्टी भी मिलती है और वो वापस पोस्टिंग पर भी आते हैं जैसे कि बाकी सेना के जवान, और वो जो भी जानकारी देते हैं वो सब सच होती है, जिससे कि इस बात की सच्चाई का पता चलता है। बाबा हरभजन सिंह जी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उनके जज्बे को
फिर से एक बार दिल से सलाम। दिसंबर की सर्द रात में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एकदम शांति थी। कोई भी यात्री वहां पर मौजूद नहीं था। तभी एक ट्रेन वहां पर आकर रुकी। ट्रेन से कुछ पैसेंजर उतरे तो स्टेशन पर कुछ हलचल हो गई। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 घंटे लेट चल रही थी। कुछ ही देर में सभी पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर निकल आए। स्टेशन पर केवल 2-3 पैसेंजर्स ही बचे थे। उसमें से एक थी साक्षी तिवारी। साक्षी अलीगढ़ मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आई थी। इस वक्त उसे अपने भाई और मम्मी के साथ होना था, मगर एन टाइम पर पापा की तबीयत खराब होने के कारण उसे अकेले ही आना पड़ा। अपनी ट्रॉली को घसीटते हुए जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकली तो एक टांगा सामने खड़ा था और कोई सवारी का साधन ना मिलने पर उसने इस टांगे वाले के पास पहुंचकर कहा, भैया लक्ष्मीबाई हॉस्टल जाना है। टांगा वाला ऊनी कपड़े पहने, ऊपर से काले कंबल ओढ़े हुए था। मंकी कैप से सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर तक वो उसे घूरता रहा। फिर टांगे वाले ने उसे बैठने का इशारा किया तो घबराते हुए साक्षी उसके टांगे में बैठ गई। उबड़ खाबड़ सड़कों से होता हुआ वो टांगा शहर से दूर एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गया। बिल्डिंग के बाहर कोई वॉचमैन भी मौजूद नहीं था। मैडम जी, आ गया आपका लक्ष्मीबाई हॉस्टल। टांगे से अपना सामान उतारकर साक्षी ने टांगे वाले को रुपए देने के लिए अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने ही वाली थी कि टांगे वाले का घोड़ा तेजी से हिलाने लगा और उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अपने घोड़े को पुचकार कर टांगे वाला बिना पैसे लिए तुरंत वहां से चला गया। टांगे वाले को ऐसे जाते देखकर साक्षी को हैरानी हुई। वो अपना सामान लेकर हॉस्टल के भीतर दाखिल हुई तो उसने देखा कि हॉस्टल का इंटीरियर पुराने जमाने का है। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर रखा हुआ फोन भी पुराना गोल्ड डायल वाला था। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। साक्षी ने उसके पास जाकर कहा, मैम, मैं साक्षी तिवारी। वैसे तो मुझे 4 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, मगर ट्रेन लेट होने के कारण मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या मैं अभी हॉस्टल में चेक इन कर सकती हूँ? रिसेप्शन पर बैठी बुजुर्ग महिला ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर एक नजर साक्षी की तरफ देखा और फिर उसे रूम नंबर 403 की चाबी दी। इस वक्त हॉस्टल में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, तो तुम्हें अपना सामान खुद लेकर जाना होगा। सीढ़ियों से ऊपर जाकर 4th फ्लोर पर राइट साइड 3rd नंबर का रूम तुम्हारा है। थैंक यू मैम। साक्षी अपना सामान लेकर सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। उसके फ्लोर पर कुछ ज्यादा ही ठंड थी। वो अपने कमरे के आसपास के कमरों की तरफ देखने लगी। कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। पूरा हॉस्टल सुनसान था। साक्षी को थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर खुद को ही समझाते हुए बोली, साक्षी मैडम, रात के 12 बज रहे हैं, फिर ऐसी ठंड में कौन अपने कमरे से बाहर नजर आएगा? सुबह सबसे मुलाकात हो जाएगी। खुद से बातें करते हुए साक्षी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। उनसे सर्द हवाएं कमरे के भीतर दाखिल हो रही थी। वो उस खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, खिड़की के सामने जो पेड़ था उस पर 2 लाल चमकती हुई आंखें नजर आने लगी। वो आंखें बहुत ही भयानक थी। उसे देखकर साक्षी के पूरे शरीर में एक तेज सिहरन हुई और उसने तुरंत वह खिड़की बंद कर दी। अपना सामान साइड की खाली टेबल पर रखकर अपने बिस्तर को सही करते हुए साक्षी लेटी ही थी कि उसे तेज प्यास लगने लगी। साइड में रखी हुई पानी की बोतल को देखा तो वो खाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोतल बैग से निकाली थी और ये भरी हुई थी, फिर ये खाली कैसे हो गई? चलो नीचे जाकर पानी ढूंढती हूँ। अपनी पानी की खाली बोतल लेकर वो पानी की तलाश में निकलती है तो कॉरिडोर में हल्के पीले से बल्ब जल रहे थे। पानी की तलाश में जैसे ही साक्षी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी, उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई सीढ़ियां उतर रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे एक धक्का सा लगा और ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से तेजी से गुजरकर नीचे उतर गया हो। जो कॉरिडोर कुछ देर पहले नॉर्मल लग रहा था
अचानक से डरावना लग रहा था। वो डरते हुए नीचे उतरने लगी। पानी की तलाश में वो रिसेप्शन तक पहुंची तो रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था। ये हॉस्टल इतना सुनसान क्यों है? ऐसा लग रहा है कि हॉस्टल नहीं बल्कि भूत बंगला है। सब लोग कहाँ हैं? साक्षी खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसे कमरे से लड़कियों की शोर शराबे की आवाज आने लगी। वो उस दिशा में बढ़ने लगी। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उससे टकरा गई। साक्षी के हाथ की बोतल की पानी जमीन पर गिर गई। उसका पानी फैल गया। साक्षी हैरान थी कि अभी जो बोतल खाली थी उसमें पानी कहां से आया। वो सोच ही रही थी कि उस लड़की ने इसकी बोतल उठाकर दी और बोली, सॉरी। चलो, इस पूरे हॉस्टल में कोई तो नजर आया। मेरा नाम साक्षी तिवारी है। और आपका नाम जानकर क्या करोगी? एक रात की तो मेहमान हो। उस लड़की की बात सुनकर साक्षी को बहुत अजीब लगा, मगर उसने बात को जारी रखने के लिए कहा, मैं अभी इस कॉलेज में नहीं आई हूँ। आप कौन से ईयर में हैं? लड़की उसकी बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई तो साक्षी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे से रोकने की कोशिश की तो उस लड़की ने बिना मुड़े ही अपनी गर्दन पीछे घुमा दी। ये देखकर साक्षी चीखते हुए वहां से उस कमरे की ओर भागी जहां से उन लड़कियों की आवाज आ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उस कमरे में 8-10 लड़कियां तेज म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी। उन्हें देखकर साक्षी की जान में जान आई और उसे लगने लगा कि शायद अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सीनियर का कोई प्रैंक होगा। वे लोग उसकी रैगिंग के लिए ये सब कर रहे होंगे। उनसे बात करने की कोशिश करने लगी, मगर वो सभी अपनी मस्ती में इस तरह मग्न थी कि उन्हें अपने आसपास साक्षी के होने का एहसास भी नहीं हुआ। Hello everyone, I'm talking to you all. My name is साक्षी तिवारी and I'm new in this hostel. Please don't behave like this. मुझे पता है आप लोग फ्रेशर के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, मगर प्लीज मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर मेरे अलावा और कोई फ्रेशर मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। प्लीज टॉक विद मी। जैसे ही साक्षी ने कहा, एक लड़की ने म्यूजिक सिस्टम की ओर देखा तो म्यूजिक सिस्टम तुरंत बंद हो गया। सबकी आंखें अब साक्षी को ही घूर रही थी। उनकी आंखों की जगह अजीब से गड्ढे थे, जिसे देख साक्षी डर कर पीछे हटने लगी। वे सब लड़कियां अब उसकी ओर बढ़ने लगी। वो डर कर बाहर की तरफ भागने लगी तो अचानक से बाहर का दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजे को ठोक कर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पूरी तरह से जाम था। प्लीज, मैं आप सबको वार्न कर रही हूँ, यदि ये मजाक है तो बहुत ही वाहियात मजाक है। मैं मैनेजमेंट से शिकायत करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। साक्षी का वार्निंग का भी उन लोगों पर कोई असर नहीं था। अभी भी वे लोग उसकी ओर ही बढ़ रही थी। तभी हॉस्टल के लाइट्स के मेन सॉकेट में तेजी से स्पार्किंग होने लगी और एक धमाके के साथ हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सामने खड़ी हुई सारी लड़कियों की शक्लें बदलने लगी। सभी भयानक लाश में बदल चुकी थी। साक्षी उन्हें देखकर अब समझ चुकी थी कि ये सब कुछ प्रैंक नहीं बल्कि कुछ और ही है। उस आग में जलकर साक्षी भी अब उन्हीं लड़कियों में शामिल हो गई। दरअसल 20 साल पहले हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सभी लड़कियों की मौका वारदात पर ही मौत हो गई। उसके बाद यह हॉस्टल की बिल्डिंग बंद कर दी गई और नया लक्ष्मीबाई हॉस्टल बना दिया गया। मगर हर साल आज के दिन ही इस हॉस्टल में वो रात का मंजर खुद को दोहराता है।